नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 6 सेमेस्टर इतिहास विषय के प्रश्न पत्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को एमसीक्यू मॉडल में बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में देख रहे हैं। फर्स्ट पेपर पे मैंने 4 एमसीक्यू बना दिया है। आप लोगों का पेपर अच्छा होगा, आप लोग उसे तैयार कर लें, उसकी व्याख्याओं को देख लें। आइए अब सेकंड पेपर के लिए समय है नहीं, ऑप्शनल पेपर है, तो मैं सेकंड पेपर जो है मध्यकालीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास 1700 एडी से ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तो आइए उससे महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न आपके सम्मुख है। पहला जो प्रश्न है वह प्रश्न है, भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच तथा कब चली? तो 4 ऑप्शन है, आप सही ऑप्शन का चयन करें। आप जानते भी होंगे। और एक बात और याद रखें आप लोग कि आप लोग जो 6 सेमेस्टर में ऑप्शनल पेपर दोनों है, तीनों अगर लिए होंगे, कोई भी मैं 360 का करा रहा हूँ, और उसके बाद 8-9 भी जो है, उसमें भी यदि आपने अपने 5 सेमेस्टर की पढ़ाई सही से किया है तो आप आसानी से इन ऑप्शनल पेपर को सॉल्व कर लेंगे। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो पहला प्रश्न जो था आप पढ़ ही चुके हैं। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी है। बम्बई से थाड़े के बीच 1853 ईस्वी में भारत में पहली रेल चली थी। और यदि यह प्रश्न बने, पूछा जाए आपसे कि 1853 ईस्वी में रेलवे जो भारत में चलाई गई, उस समय गवर्नर जनरल एंड वायसराय कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल जो था वह आपका लॉर्ड डलहौजी था। वायसराय तो 1857 की क्रांति के बाद, विद्रोह के बाद, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद गवर्नर जनरल में वायसराय पद जुड़ता है। तो यहाँ गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो लॉर्ड डलहौजी होगा। तो ऐसे भी प्रश्न बनता है कि किस गवर्नर जनरल के काल में रेलवे भारत में चली? तो लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी एक और प्रश्न बनता है कि व्यापकता का सिद्धांत किसका है? तो लॉर्ड डलहौजी का। आइए अगले प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न जो है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। तो ये भी प्रश्न जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सेंस है वो रेलवे चलने से ही इस प्रश्न में ऑप्शन के आधार पे है। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बम्बई और थाड़े के बीच। आइए अगले प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न है आप लोगों के लिए कि भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्रों में हुआ? तो 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। भारत में अंग्रेज़ों ने सर्वाधिक पूंजी जो निवेश किया था वो रेलवे बैंकिंग में, बीमा तथा जहाजरानी में। आइए अगले प्रश्न को देखें। चौथा प्रश्न है आप लोगों के सम्मुख कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था? ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। तो 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का आप चयन करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डी, बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 5वां प्रश्न है, रेलवे को राजकीय नियंत्रण में लाने की बात सर्वप्रथम किसने की? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विलियम एकवर्थ ने रेलवे को राजकीय नियंत्रण में लाने की बात सर्वप्रथम की थी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6 है, पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भारत के प्रति व्यक्ति आय का गणना प्रस्तुत किया था। और दादा भाई नौरोजी ने ही जो एक सिद्धांत दिया था कि उन्होंने बताया था किस प्रकार भारत के धन को अंग्रेज इंग्लैंड पहुंचा रहे हैं और भारत गरीब होता जा रहा है। तो यह जो सिद्धांत निष्कासन का सिद्धांत जाना जाता है, धन के
निष्कासन यानी धन का बाहर जाना, ये किसने दिया था? तो यह दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और रमेश चंद्र दत्त की बात कर लें, तीनों ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा था। पहली बार भारत का इतिहास कौन लिखा, प्रश्न ये बने तो रमेश चंद्र दत्त ने। और गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, और गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना किए थे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने अपना धन निष्कासन का जो सिद्धांत दिया था वह पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ही दिया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी, धन निष्कासन का सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो इन 4 ऑप्शन से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खां दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी यानी कि धन का निष्कासन, और एक नाम यहाँ देखें दिया है उत्सारण सिद्धांत, उसी का नाम है, इससे सर सैयद अहमद खां सहमत नहीं थे, इनका इसमें विश्वास नहीं था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9 है, अंग्रेजों की आर्थिक नीति का परिणाम क्या हुआ? तो 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का परिणाम यह हुआ था कि विदेशी आर्थिक शक्तियों ने भारतीय कृषि पर प्रभाव डाला था, भारतीय कुटीर उद्योगों को हानि पहुंची थी और भारतीय व्यापार के स्वरूप में बदलाव आया। तो ये सभी कथन सही है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी भू राजस्व नीति का परिणाम नहीं था? तो यहाँ देखें, किसानों की बढ़ती हुई गरीबी थी, किसानों पर बढ़ता हुआ ऋण का भार ये भी था, जमींदारी का विस्तार ये भी था, हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश। तो यहाँ पे भू राजस्व व्यवस्था की बात की जा रही है। तो यदि भू राजस्व की बात करें हम तो यहाँ पे नहीं था, तो डी ऑप्शन सही होगा, हस्तशिल्प उद्योगों का नाश। आइए अगले प्रश्न को देखें। 11 नंबर प्रश्न है, किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन आप लोग देखें, आप पढ़े भी हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स का यह कथन है कि ब्रिटिश आर्थिक नीति भारत में घिनौनी है। और कार्ल मार्क्स ने ही रेलवे के निर्माण पर बोला था कि रेलें भारत के लिए अग्रदूत का कार्य करेंगी, ये भी कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 12 नंबर प्रश्न है, भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन कर लें। ये प्रश्न मैं पहले अभी कुछ क्वेश्चन पहले मैं कराया था कि भारत का आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक किसने लिखी? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, रमेश चंद्र दत्त ने। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13 है, व्हिटले कमीशन का संबंध था? तो इस 4 ऑप्शन से आप पता करें, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, व्हिटले कमीशन का संबंध श्रम से था। प्रश्न संख्या 13 था आप लोगों के सम्मुख। 14 नंबर प्रश्न देखें, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? तो भारत में जो अकाल संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, स्ट्रैची आयोग। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 15 है, प्रथम कपड़ा मिल बम्बई में किस वर्ष खोली गई? तो 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1854 ईस्वी में भारत में पहला कपड़ा मिल बम्बई में खोला गया। अगले प्रश्न को देखें। 16 नंबर प्रश्न है, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह होगा आपका ऑप्शन ए, एन एम लोखंडे ने बम्बई मिल हैंड्स
एसोसिएशन की स्थापना किया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। 17 नंबर प्रश्न है, प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित हुआ? तो प्रथम ट्रेड अधिनियम इन सन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1926 ईस्वी में प्रथम ट्रेड अधिनियम पारित हुआ था। प्रश्न संख्या 18 है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन कर लें, आप लोगों को पढ़ाया भी गया होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। प्रश्न संख्या 19 है, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या थीं? 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोरा, कच्चा रेशम, चीनी, अफीम। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 20 है, 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन तांबे व पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? तो यहाँ पे स्थान दिया हुआ है 3-3 का। आइए इस प्रश्न का सही आंसर आप चयन कर लें। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, बनारस, पूना और नासिक 18वीं शताब्दी में तांबे व पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। प्रश्न संख्या 21 है, 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। आप इसे चयन कर लिए भी होंगे, आसान प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, भू राजस्व। प्रश्न संख्या 22 है, 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत में ब्रिटिश निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे? तो इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, कपास का। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से कपास का निर्यात करते थे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 23 है, बंगाल से अंग्रेज निर्यात करते थे, तो यहाँ से चीनी, नमक और रेशम, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 24 है, ब्रिटिश राज्य में भारत में भयानक गरीबी का कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन का आप चयन करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत में विदेशी पूंजी लगाना। अगले प्रश्न को देखें। 25 नंबर प्रश्न है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आप लोग चयन कर लें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश शासन ने अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमि कर लगाना, यानी उन्होंने लगाया, जिससे भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता बढ़ती गई। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 26 है कि 26 नंबर प्रश्न है, डच व्यापारी निम्न में से क्या भारत से खरीदकर मसालों के बदले ईस्ट इंडीज में बेचा करते थे? तो इस प्रश्न 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सूती वस्त्र। डच व्यापारी भारत से सूती वस्त्र खरीदकर मसालों के बदले ईस्ट इंडीज में बेचा करते थे। आइए अगले प्रश्न को देखें। 27 नंबर प्रश्न है, दस्तक शब्द से तात्पर्य है। 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी, शुल्क मुक्त व्यापार। शुल्क मुक्त व्यापार का मतलब यह था, दस्तक एक आदेश था। यह आदेश प्राप्त करने वाली कंपनी या लोग शुल्क मुक्त व्यापार कर सकते थे। आइए अगले प्रश्न को देखें। 28 नंबर प्रश्न है, भारत में आधुनिक उद्योगों की तिथिक्रम में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग आता है?
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है 4 ऑप्शन से सी है, जूट। यानी भारतवर्ष में आधुनिक उद्योगों के निर्माण में सर्वप्रथम जूट उद्योग का निर्मित हुआ। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या आपका 29 नंबर प्रश्न है, भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, बैंक ऑफ कलकत्ता भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक था। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 30 है, 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 4 ऑप्शन से ऑप्शन ए, M.R. जयकर ने 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी। अगले प्रश्न को देखें। 31 नंबर प्रश्न है, अंग्रेज आर्थिक नीति को किसने औपनिवेशिक अर्थनीति की संज्ञा दी? तो इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजी आर्थिक नीति को औपनिवेशिक अर्थनीति की संज्ञा दी थी। अगले प्रश्न को देखें। 32 नंबर प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित किया? 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉर्नवालिस ने भारत के बंगाल प्रांत में अस्थायी भू व्यवस्था लागू किया था और थॉमस मुनरो मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था और हाल्ट मैकेंजी ने पश्चिमोत्तर और पंजाब प्रांत में महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। तो इन तीनों भू राजस्व व्यवस्थाओं से प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं और बनेंगे भी। आपके पेपर में 18 तारीख को ये प्रश्न रहेंगे, तो तीनों भू राजस्व को जान लें। अस्थायी भू राजस्व किसने स्थापित किया? तो कॉर्नवालिस ने। और महालवाड़ी किसने किया? तो हाल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी किया था। और यदि रैयतवाड़ी की बात आ जाए तो रैयतवाड़ी किसने लागू किया था? तो इसने थॉमस मुनरो ने लागू किया था। आप इसे तैयार कर लें। अगले प्रश्न को देखें। 33 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को ब्रिटिशों ने नहीं अपनाया? इन 4 प्रश्नों को देखें तो मैं इसके पहले ही प्रश्न में व्याख्या में बताया हूँ। अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिशों ने लागू किया, रैयतवाड़ी भी लागू किया और महालवाड़ी लागू किया। बचा कौन? दससाला व्यवस्था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। दससाला व्यवस्था मुगल काल की है, अकबर के समय में टोडरमल ने लागू करवाया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। 34 नंबर प्रश्न है, भारत में भू राजस्व व्यवस्था का निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया? तो आप सभी जानते हैं। इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन कर लें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जमींदार। भारत में जो अंग्रेजों ने भू राजस्व व्यवस्था लगाया उससे सबसे अधिक कोई लाभ कमाया तो जमींदारों ने कमाया। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 35 है, अस्थाई बंदोबस्त के तहत भूमि का स्वामी किसे माना गया? तो 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें आप। तो अस्थाई बंदोबस्त के तहत भूमि का स्वामी ऑप्शन डी सही होगा, जमींदारों को माना गया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली कुल ब्रिटिश भारत में कितने प्रतिशत भाग में लागू की गई थी? तो 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 19% भाग पर अस्थाई बंदोबस्त लगाया गया था। और सूर्यास्त का नियम किस बंदोबस्त से संबंधित है? तो ये सूर्यास्त का नियम जो है यह अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली से संबंधित है। जिस दिन लगान कंपनी सरकार में जमा करना होता था, यदि सूर्य डूबने से पहले यानी सूर्यास्त से पहले जमींदार ने जमा कर दिया तो भूमि उसकी रहेगी। यदि जमींदार लेट किया, सूर्यास्त हो गया यानी सूर्य डूब गया, उसके बाद उसकी जो जमींदारी थी उसको नीलाम कर दी जाती थी। यही सूर्यास्त का नियम था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 37 है, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली के तहत भू राजस्व में सरकार का हिस्सा था तो जो सरकार कितना लेती थी? तो इस प्रश्न का 4 ऑप्शन से सही आंसर का चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर है
ऑप्शन बी 10/11 भाग कंपनी लेती थी, भू राजस्व कंपनी सरकार लेती थी, और 1/11 भाग जो था वह जो लेता था वह जमींदार लेता था। आइए अगले प्रश्न को देखें। 38 नंबर प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कुल ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भाग में लागू थी? तो 4 ऑप्शन है। 19% जो था वह अस्थाई था, यहाँ से देख लें, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त कितने भाग पे था? 19% भाग पे था। और यहाँ पे देखा जाए हम लोग तो 51% भाग पर रैयतवाड़ी थी, रैयतवाड़ी। अब यदि महलवाड़ी का पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे? 19 से 51 जोड़ दीजिए आप, तो 19 से 51 जोड़ देंगे आप, 19 51 जोड़ दीजिए, 9 1 10 हो गया, 5 1 6 1 7, 70% पे हो गया। बचा कितना? 30%। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कुल ब्रिटिश भारत में जो थी वो 51%, अस्थाई बंदोबस्त थी 19%, और महलवाड़ी कितनी हो गई? तो वह हो गई 30% भाग पर। तो इसे आप तैयार कर लें। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 39 है कि शिक्षित करो, आंदोलन करो और संगठित करो कथन के लिए कौन जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का आप चयन कर लें। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी आर अम्बेडकर ने कहा शिक्षित करो, आंदोलन करो और संगठित करो। बी आर अम्बेडकर को यानी भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु भी कहा जाता है, आधुनिक मनु कहा जाता है। आप लोग इसे तैयार कर लें, ये भी प्रश्न बनने की संभावना है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 40 है, दयानंद सरस्वती ने किस आंदोलन की स्थापना की थी? 4 ऑप्शन से आप सही आंसर चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए आर्य समाज की। तो दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? इस तरह प्रश्न बने तो आर्य समाज की। कब किए थे? तो 1875 ईस्वी में। कहाँ किए थे? तो बम्बई में किए थे। आप लोग इसे तैयार कर लेंगे, यहाँ से बार बार प्रश्न अब आएगा। ब्रह्म समाज जो स्थापना हुआ था 1828 ईस्वी में, किसने किया था? तो राजा राम मोहन रॉय ने किया था। अगले प्रश्न को प्रार्थना समाज की बात करें तो महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग लोग मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। आइए अगले प्रश्न को देखें। 41 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन कर लें। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। और किस भारतीय का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में महत्वपूर्ण योगदान था? तो उस प्रश्न अगर प्रश्न ऐसे बने तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और सोम प्रकाश पत्रिका किसकी थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। तो इसे आप तैयार कर लें। अगले प्रश्न को देखें। 42 नंबर प्रश्न है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन करें। तो आत्मीय सभा के संस्थापक सही आंसर ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। और केशव चंद्र सेन जो थे भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और देवेंद्र नाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं। और राधा कामदेव धर्म समाज की स्थापना किया था। तो आप इसे तैयार कर लें। अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? इन 4 ऑप्शन से आप सही आंसर का चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। 44 नंबर प्रश्न में जो रखा हूँ ये महत्वपूर्ण जो समाजों की स्थापना हुई है और पार्टी की उससे संबंधित है आपके रिवीजन के लिए। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? दयानंद सरस्वती ने किया। इसे देख लें आप लोग। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और दादोबा पांडुरंग। और इनका एक नाम और आता महादेव गोविंद रानाडे। और आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। गदर पार्टी लाला हरदयाल और काशीराम। मुस्लिम लीग आगा खां और सलीमुल्लाह खां। तो यहाँ से भी निश्चित प्रश्न बनेंगे, आप लोग तैयार कर लें। अगले प्रश्न को देखें। 45 नंबर प्रश्न जो है वह प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने वर्ष खाली स्थान में भरना है में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की
तो इस प्रश्न का सही आंसर चयन करिए आप लोग 4 ऑप्शन से। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1897 में। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आइए अगले प्रश्न को देखें। 46 नंबर प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया? तभी ऊपर व्याख्या किए हैं। सही आंसर ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। अगले प्रश्न को देखें। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ब्रह्म समाज सुधारवादी था, प्रार्थना समाज ये भी सुधारवादी था, अलीगढ़ आंदोलन ये भी सुधारवादी आंदोलन था। तो ये सब तीनों सुमेलित हैं। सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो आर्य समाज ये प्रतिक्रियावादी आंदोलन था, समाज था, ये सुधारवादी नहीं था। तो 47 का डी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 48 नंबर प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से संबंधित है? तो इन 4 प्रश्नों से 4 ऑप्शनों से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हेनरी विलियम डेरेजियन जो थे, या डेजेरियो भी नाम इनका आता है। हेनरी विलियम डेजेरियो ने युवा बंगाल आंदोलन यानी कि यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ किया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है 49 नंबर, 20वीं सदी में केरल के दलितों के उत्थान के लिए काम किया। तो 4 ऑप्शन है, सही आंसर का चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए नारायण गुरु ने 20वीं सदी में केरल के दलितों के उत्थान के लिए आंदोलन किया। अगले प्रश्न को देखें। 50 नंबर प्रश्न है जो ज्योतिबा फूले का संबंध है। तो ज्योतिबा फूले का संबंध इन 4 ऑप्शन से किससे है? तो ऑप्शन ए सही है, जाट विरोधी आंदोलन उन्होंने चलाया था। और ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? यदि यह प्रश्न बने तो ज्योतिबा फूले। जाट विरोधी आंदोलन किसने चलाया? ज्योतिबा फूले। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? सत्यशोधक समाज की स्थापना तो ज्योतिबा फूले। यहाँ तीनों प्रश्न हमको लग रहा है कि तीनों प्रश्न आपसे मिलेंगे परीक्षा में, नहीं 3 तो 2 तो गया नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 51 नंबर प्रश्न जो है वह प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। अभी मैं पहले व्याख्या में बताया हूँ। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप कर लें, ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या जो 52 है, ये आज का अंतिम प्रश्न है। अकाल आयोग की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था? इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, लीटन ने। तो मित्रों इस प्रकार मैं 52 प्रश्नों को बताया जो सेकंड पेपर ऑप्शनल HIS 307 का था। आप इस प्रश्नों को और इनकी व्याख्याओं को ध्यान दें। परीक्षा में आपके लिए यह प्रश्न बहुत उपयोगी होंगे। तो मित्रों आज इतना ही। आपका फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा हो, सेकंड पेपर की भी तैयारी आप कर लें। आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।